एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुमा बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी। छात्र ने गिलास लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया है, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर सीरियस हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक के शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जरूर जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ भी पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उससे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसको जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से खेत खरीदा था, एक दिन उसी के खेत मध्य बहती नदी पर गया। अचानक उसे नदी के पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले गया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के लिए काम आएगा और उसने घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। मित्र बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे एक पत्थर अपने खेत के नदी के किनारे मिला है, वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे, वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका, अंत में जान दे दी।
तो फ्रेंड्स, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया, उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान पर भी महत्व नहीं दे पाते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से लगातार कार्य करने की। ऐसा करने पर सफलता निश्चित ही आपकी है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा का निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया। उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर ही पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ से करने का उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया। पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर उसका जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के साधारण से साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो फ्रेंड्स, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता को प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक असफलता सफलता में नहीं बदल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगने लगती है। इसका दोष वो भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रसंग का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा। आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा कि दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। फिर उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया नहीं इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से
भगवान गौतम बुद्ध की मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे भी सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है जो किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो, तुम्हारे पास मुंह है जो किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो, जो हाथ तुम्हारे पास हैं किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा, उससे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी। वह छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं ही आगे बढ़ता जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों से मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था, लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे, उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तभी बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों के मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से चले गए। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः ना दोहराने का शपथ ले। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान
पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुमा बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी। छात्र ने गिलास लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया है, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर सीरियस हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक के शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं,
लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया। उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधार नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसे भुलाया जरूर जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।